हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का जो एग्ज़ाम डेट है उसको 13 जून डिसाइड किया गया है और प्रारंभिक परीक्षा के लिए यूपीएससी हिंदी ने दिसंबर माह से ही प्रारंभिक परीक्षा का टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिया था। इस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में हम लोग देखेंगे कि कुल हमारे पास 30 टेस्ट हैं, जिनमें हम लोग जीएस और करेंट हमारे दोनों ही टेस्ट पेपर हैं, जीएस और करंट अफेयर। हम लोग इस टेस्ट पेपर में कुल अगस्त से लेके मई तक के करंट अफेयर को कवर करेंगे। दोस्तों, आज हमारे पास टेस्ट नंबर 8 है, जो कि इकोनॉमी का हमारा टेस्ट था। आज हम लोग इकोनॉमी के टेस्ट पे डिस्कशन करेंगे। अगर हम लोग इकोनॉमी के टेस्ट थे कैसे, इस पे चर्चा करें तो तुलनात्मक हम लोग कह लें तो इसमें 2/3 क्वेश्चन फैक्चुअली थे, ठीक है। 2/3 क्वेश्चन जो थे वो फैक्चुअली थे और जो 1/3 क्वेश्चन थे वो कॉन्सेप्ट पे आधारित थे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इस बार के पेपर में जिन दोस्तों का 100+ के करीब में स्कोर हुआ होगा, वो मान के चले कि उनकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। 100+। जिन दोस्तों की तैयारी 70 to 100 के बीच में मार्क्स आए हैं, जिन दोस्तों के 70 to 100 के बीच में आए हैं, वो लोग एक चीज को ध्यान दें कि कहीं ना कहीं रिवीजन प्रॉब्लम उनके साथ आई है, रिवीजन दोहराने की समस्या आई है। उनसे एक रिक्वेस्ट यही है कि एक बार आप घटना चक्र को जरूर फिर से पढ़ लें, एक बार आप घटना चक्र पुनः पढ़ लें। इसके फायदा क्या होते हैं दोस्तों कि आप देखेंगे इस बार भी जो इकोनॉमिक्स के ट्रेडिशनल क्वेश्चन आए, 2020 की मैं बात कर रहा हूं, 2020 का मैं बात कर रहा हूं, जो इकोनॉमिक्स के ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, पारंपरिक क्वेश्चन है, उनका 99% क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन था। रिपीटेड क्वेश्चन था, इसका मतलब कि घटना चक्र से वो क्वेश्चन था। रिपीटेड के कहने का मतलब ये होता है कि वो क्वेश्चन घटना चक्र से था, यानी जितने भी ट्रेडिशनल इकोनॉमी के क्वेश्चन थे वो एक तरह से रिपीटेड क्वेश्चन थे। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रख जाइए, जब आपके रिपीटेड क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप कट ऑफ से दूर जाते हैं। अपने टारगेट पे हमेशा याद रखिए कि आपको 100 के करीब में अगर आप 150 में स्कोर कर देते हैं क्वेश्चन, तो प्रीलिम्स के क्रैक होने की संभावना 100% बन जाती है। इस बार तो कट ऑफ कम ही गया है, इस बार नियर अबाउट 90 to 95 के करीब में कट ऑफ गया है। एग्जैक्ट कितना कट ऑफ है ये कह पाना संभव नहीं है, बस तुक्का कहा जाएगा। और तुक्के की अगर आप बात करेंगे तो अभी रिसेंट में देखिए 2018 के मेंस का रिजल्ट आया है। 2018 के मेंस के रिजल्ट में फेसबुक पे क्या तुक्का चल रहा था कि यार जिनके 350 to 360 मार्क्स मेंस में आ रहे हैं जीएस में, उनको सोशल मीडिया के जो मठाधीश टाइप के लोग हैं वो एसडीएम बना दे रहे थे। लेकिन रियलिटी क्या हुआ है कि आप देखिए एसडीएम बनने के लिए 450 से 460 नंबर तक लाना पड़ा है लोगों को जीएस में। तो आप देखिए उन लोग के मायने से 100 नंबर अधिक लाना पड़ा है। तो बिल्कुल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से थोड़ा दूर हो। समय बहुत कम है दोस्तों, 5 महीने का आपके पास टाइम बचा हुआ है। 5 महीने का टाइम बचा है, कुल 6 घटना चक्र आपको पढ़ना है और करंट अफेयर पढ़ना है। साथ ही साथ हम एक बुक आप लोग आशुतोष कुमार सिन्हा की जो हिस्ट्री की है, उस बुक को जरूर पढ़ लें, अभी टाइम है। क्योंकि पिछले दिनों में क्या हुआ है कि घटना चक्र से हिस्ट्री के क्वेश्चन आने थोड़े कम हो गए हैं, और वो इसलिए एक बुक आप आशुतोष कुमार सिन्हा की जरूर पढ़ लें। ये बहुत ही अच्छी बुक है, पतली सी बुक है, आसान शब्दों में लिखी भी गई है, तो आप लोग के लिए आसान होगी। तो बिना समय गंवाए बीच बीच में बकवास करते रहेंगे, सीधा हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को हैंडल करते हैं। क्वेश्चन के डिस्कशन का तरीका क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले आपसे स्टार्ट में बता दें ताकि आप लोग लास्ट तक टिके रहिए ना टिके रहिए आपके ऊपर है। बट पेपर डिस्कशन का तरीका क्या होगा ये आप सीधा सुन लीजिए। क्योंकि अपने लोग क्या कहें कि आंसर की भी दिया गया है, और साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। अब आप सोचिए कि जो फैक्चुअल एकदम क्वेश्चन है, जो एकदम तथ्य आधारित क्वेश्चन है, उन पे बहुत फोकस करने का मतलब ही नहीं है आप लोग, ठीक है। तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उनको बहुत अच्छे समझाएं। हालांकि हम लोग फैक्ट वाले क्वेश्चन भी देखेंगे, पर हम लोग वहां से थोड़ा स्पीड में निकलेंगे
जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है वहां पे बहुत अच्छे से टाइम देके एक एक क्वेश्चन को समझ लेंगे। कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन के समझने का रीजन क्या था दोस्तों, देखिए अगर उस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आप लोग करने में सक्षम हो जाएंगे। अगले 1.5 घंटे तक ये डिस्कशन नियर अबाउट 1 घंटा 20 मिनट से 1.5 घंटे तक चलेगा। आप इस बात की पूरी संभावना बना के चलिए कि आपको पूरी चीज समझ में आएगी। मेरी जितनी औकात है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग को उस हिसाब से समझाया जा सके। तो अगर हम लोग अब सीधे आते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करें, तो सीधा हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं, बाकी बकवास बीच बीच में। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि बंद अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं। ठीक है, आपको पता है कि इकोनॉमी कई टाइप की होती है, खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, समाजवादी, पूंजीवादी, कई टाइप्स की होती हैं। क्लोज अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं आपको बताना है। सपोज कर जाइए दोस्तों कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता होगा। ऐसे हम लोग अंदर कई सारे क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जिनका आंसर आपको नहीं पता रहता, आप एकदम बच्चे हैं इस फील्ड के, फिर भी इस फील्ड के उस क्वेश्चन के बाप कैसे बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अब सपोज करिए एक इकोनॉमी है जो क्लोज इकोनॉमी है, एकदम आपको कुछ नहीं पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट लगाइए। क्लोज इकोनॉमी का मतलब क्या होता है भाई? क्लोज का मतलब होता है ना अंदर वाला बाहर जाएगा और ना बाहर से कोई अंदर आएगा, यानी अंदर से कोई जा ना सके और बाहर से कोई जा ना सके। ठीक है, नहीं बाहर से कोई जा ना सके, खैर जो भी वो गाना हो छोड़ते हैं। अंदर से कोई बाहर नहीं जाएगा, अंदर से बाहर नहीं जाएगा मतलब क्या कि निर्यात नहीं होगा, सामान का निर्यात नहीं होगा, और बाहर से अंदर कुछ नहीं आएगा, अर्थात किसी भी वस्तु और सेवाओं का आयात नहीं होगा। यानी एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात और निर्यात बंद हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन है। उम्मीद करते हैं आप लोग को बंद अर्थव्यवस्था से मतलब समझ में आ चुका होगा। बंद अर्थव्यवस्था से तात्पर्य होता है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पे आउटर सोर्स से आयात और निर्यात पूरी तरह से या लगभग बंद हो। आइए अगर हम लोग 90 के पहले की भारत देखेंगे, 1990 का, तो यह माना जाता था कि भारत एक क्लोज इकोनॉमी थी। हालांकि ऐसा नहीं था तब भी, बट ऐसा माना जाता था क्योंकि हम लोग 1990 के बाद से एलपीजी अपना लिए और उसके बाद से हम ये लोग मानना शुरू किए कि हम लोग ओपन इकोनॉमी है। हालांकि हम लोग ओपन इकोनॉमी ना पहले भी पूरी तरह से थे और ना 1990 के बाद हो गया है। आइए हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को फोकस करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तो कह रहा है कि लघु उद्योग की क्या समस्या है। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिए दोस्तों। लघु उद्योग का मतलब आप थोड़ा सा एमएसएमई के बारे में समझिए, हालांकि एमएसएम के बारे में ही, लेकिन एमएसएमई के बारे में समझिए। एमएसएमई के साथ प्रॉब्लम क्या होगी? लघु, मध्य, ठीक है, सूक्ष्म, लघु और जो मध्य उद्योग है। पहली पॉइंट इसमें बोल रहा है कि पूंजी का अभाव। आप थोड़ा सा सोचिए कि आपके गांव एरिया में जो एमएसएमई है, जो छोटे लघु उद्योग हैं, उनके पास क्या है? कहीं ना कहीं पूंजी का अभाव है। पूंजी का अभाव है और उनके पास कोई परिसंपत्ति ना रहने के कारण बैंक उनको आसानी से साख सृजन भी नहीं कर रहे हैं। यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों ही तरह से कहीं ना तो कहीं लघु उद्योग पूंजी के अभाव की समस्या से ग्रस्त है। सेकेंड आइए रॉ मटेरियल का अभाव। तो ध्यान देंगे, जब एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि पूंजी की समस्या से जूझ रही है तो जाहिर सी बात है कि वो अच्छी रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल की समस्या से भी जूझेगी। भैया कहाँ से खरीदेगी? अपने तो सारा रॉ मटेरियल उगाएगी नहीं उगाएगी। एक एमएसएमई अपने लिए सारी रॉ मटेरियल्स को उगा पाने में सक्षम नहीं होगी। अब ऐसे में क्या है कि जब उसके पास पूंजी का अभाव है तो वो रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए उसके पास क्षमता नहीं है, यानी रॉ मटेरियल का भी उसके पास अभाव है। तो यानी पहली भी सही है और दूसरा भी सही है। तीसरा आइए विपणन जानकारी का अभाव, मार्केटिंग से रिलेटेड। तो सही है, कहीं ना कहीं इनके पास मार्केटिंग का अनुभव नहीं होता है कि मार्केटिंग के करना कैसे है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि इसके सारे ऑप्शन सही हैं। जो एमएसएमई है वो इन तीनों ही समस्याओं से जूझ रही है। अक्सर यूपीपीसीएस में देखेंगे दोस्तों, अगर आप क्वेश्चन पढ़िएगा, आपको ऊपर से कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमेशा उपर्युक्त सभी को टिक मार दीजिए। 90% चांस होता है कि उपर्युक्त सभी वाला ऑप्शन सही है। लेकिन ध्यान देंगे, नहीं आ रहा हो तभी ऐसा करेंगे, आ रहा हो तो इस फार्मूले को बिल्कुल नहीं लगाएंगे, वरना मूर्ख के अलावा कुछ नहीं कह जाएंगे। ठीक है, तीसरे नंबर क्वेश्चन पाइए। तीसरे नंबर क्वेश्चन को हम लोग पता है कि मोदी जी आते हैं जब, तो वो क्या करते हैं कि 5th ईयर प्लान को बंद कर देते हैं।
यानी मोदी जी के आने के पहले हमारी जो विकास योजनाएं थी वो 5th ईयर प्लान के माध्यम से योजना आयोग के द्वारा निर्धारित की जाती थी। अब ध्यान देंगे इसमें क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है कि महालनोबिस मॉडल का आधारित थी, कौन सी योजना महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी आपको बताना है। तो ध्यान देंगे दोस्तों कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है ये इस मॉडल पर आधारित थी। आपको होमवर्क के तौर पे बताइए, हमको होमवर्क के तौर पे कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, आप बताइए। सेकेंड वाला जो है वो महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। इस योजना में यानी 5th ईयर प्लान में जो डिसाइड किया गया था वो किया गया था तीव्र एवं बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण। ठीक है, यानी इसमें कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, औद्योगिकरण पे फोकस किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना पे, और ये किस मॉडल पे आधारित थी, महालनोबिस मॉडल पे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। यानी हमको पता है कि और टैक्सेशन के मैक्सिमम जो 2 सोर्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आपको बताना है कि इनमें कौन सा इनडायरेक्ट सोर्स नहीं है, यानी इनमें 3 ऐसा है जो इनडायरेक्ट है, केवल एक ऐसा है जो इसमें डायरेक्ट है। आप दोस्तों ऑप्शन नंबर डी को फोकस करिए। ऑप्शन नंबर डी में पूंजी कर लिखा है। पूंजी कर जो है ये आपका प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। यानी जो इसमें पूंजी कर है वो प्रत्यक्ष कर है, ना कि अप्रत्यक्ष कर। अब बचा इसमें जो सीमा शुल्क, सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ये तीनों ही अप्रत्यक्ष कर है। पिछले दिनों में आप देखेंगे 2016 तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस से क्वेश्चन आते रहे हैं। हाल के दिनों में थोड़ा बंद हुआ है, पर आरओ ने उठा लिया फिर से इस बार क्वेश्चन। तो चांस है कि कल को यहां से क्वेश्चन पब्लिक सर्विस कमीशन भी उठा सकती है। आते हम लोग सीधे डायरेक्ट टैक्स पे फोकस करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट टैक्स के बारे में है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है। हमेशा नहीं वाले को आप लोग दोस्तों पेपर में ब्लॉक किया करिए। नहीं है का मतलब क्या हो गया। ऑप्शन नंबर ए लिख रहा है निगम कर, ब्याज कर, संपदा कर और केंद्रीय बिक्री कर। तो आप लोग जब 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो यहां पे लिखा है केंद्रीय बिक्री कर, ऑप्शन नंबर डी। जो केंद्रीय बिक्री कर अर्थात वैट होता है दोस्तों, ये एक अप्रत्यक्ष कर होता है। केंद्रीय बिक्री कर एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। यहां पे लिख लेते हैं अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। इसका मतलब क्या निकला दोस्तों, इसका मतलब निकला कि ऊपर के जो 3 है ये प्रत्यक्ष कर हो गए, प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हो गए। यानी आप यहां से समझिए कि आपको निगम कर, ब्याज कर, संपदा कर और पूंजी कर, ये हो गए प्रत्यक्ष कर। सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वैट और सेवा कर, ये हो गए आपके अप्रत्यक्ष कर। आते हैं हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि अब तक रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अब तक रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है। तो सबसे पहले आप अवमूल्यन को ही समझ लीजिए। क्या पता कल को पेपर में आपको अवमूल्यन ही पूछ दे। अवमूल्यन का छोटा सा संदर्भ समझिए दोस्तों। अवमूल्यन से तात्पर्य होता है कि सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी लाना। सोने के संदर्भ में लिख लेते हैं, सोने के संदर्भ में, सोना मतलब गोल्ड, सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी लाना। जो दोस्त इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से नहीं जुड़े हैं, कोशिश करें कि वो इसको एक टेस्ट सीरीज फॉर्मेट में पेपर दें और देखें क्या वो 100% और 100 मार्क्स ला सकते थे। 100 मार्क्स नहीं दोस्तों, 100 क्वेश्चन। अगर उनका 100 क्वेश्चन के अराउंड जा रहा है तो मान के चले कि उनकी तैयारी अच्छी चल रही है। मुद्रा मूल्य में कमी, तो इस तरह से हम लोग अवमूल्यन का मतलब समझ लिए। और अब तक देखेंगे कि भारतीय रुपए का 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। 3 बार। आप वो डेट याद कर लीजिए सन। एक तो देश की आज़ादी के तुरंत बाद 1949 में, एक जो इंडिया चाइना वार था उसके तुरंत बाद 1966 में, और एक जब हम लोग एलपीजी अपना लिए उस समय। तो अब तक 3 बार रुपए का अवमूल्यन
किया जा चुका है 1949, 1966 और 1991। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी रिसेंट में इसका डाटा भी आया है कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय किस देश की सबसे कम है। क्योंकि दोस्तों अभी देखेंगे हम लोग कि नियर अबाउट जून या जुलाई में इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट भी आया हुआ है, जिस रिपोर्ट में फिर से गोवा को फर्स्ट रैंक मिला है और बिहार को लास्ट रैंक मिला है। यानी जो पर कैपिटा इनकम है वो बिहार की राज्यों में देखेंगे भारत के लास्ट है और गोवा की फर्स्ट है। और चूंकि पर कैपिटा इनकम से क्वेश्चन इसके पहले भी पब्लिक सर्विस कमीशन जो यूपी है वो दी हुई है, यही रीजन है कि इस क्वेश्चन को की संभावना आने की फिर से बढ़ जाती है और इसका सही आंसर है, क्योंकि सबसे कम पूछा दोस्तों तो इसका बिहार आंसर होगा। आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन हमको पता है कि वित्त आयोग से रिलेटेड है। वित्त आयोग से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 280। ये सेपरेट पीटी में क्वेश्चन बन के आ सकता है, पॉलिटी में खास तौर पे इसका चांस बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तो वित्त आयोग आर्टिकल 280 में इसका वर्णन किया गया है और हमको पता है कि वित्त आयोग में दोस्तों कुल 5 सदस्य होते हैं। पेपर में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपको कि वित्त आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं, जिनमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होता है। हमको पता है कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इनका काम क्या करता होता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो टैक्स है उसका डिस्ट्रीब्यूट मतलब जो वर्गीकरण है, बांटना है, उसका सुझाव देना। ध्यान देंगे प्रकृति इनकी सुझावात्मक होती है, ना कि बाध्यकारी टाइप की होती है। तो केंद्रीय करों में राज्य के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए जो करों का हिस्सा है वो है। सीधे हम लोग समझ सकते हैं कि टैक्सेशन में कितना हिस्सा केंद्र राज्य सरकारों का है, किस राज्यों का है, इसका निर्धारण करती है वित्त आयोग। इनका सुझाव हम लोग ध्यान देंगे कि सुझावात्मक होता है, ना कि बाध्यकारी। अगला हम लोग देखेंगे सुपर 301 संबंधित है। ये क्वेश्चन है कि सुपर 301 का संबंध किससे है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं। जो सुपर 301 है दोस्तों, जाहिर सी बात है कि ये पेपर किसका है, इकोनॉमिक्स का पेपर है। आप देखिए इग्नोर कैसे कर सकते थे, खासतौर पे इस पेपर में तो आपको पता ही था। मानवाधिकार 100% काट दीजिए, कोई संबंध नहीं इकोनॉमिक्स से। परमाणु विस्फोट काट दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय संधि इसको भी काट दीजिए। सुपर 301 का संबंध जो है वो मुक्त व्यापार में अवरोध से रिलेटेड है। सुपर 301 का संबंध किससे है, मुक्त व्यापार में अवरोध से रिलेटेड है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखें दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन। तो 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। ध्यान देंगे दोस्तों कि भारत को दुग्ध क्षेत्र में चाहे वो दुग्ध का उत्पादन हो, चाहे वो दुग्ध का खपत हो, दुग्ध क्षेत्र में दोनों ही चीजों में बढ़ोतरी करी, यानी उत्पादन में भी बढ़ोतरी करने के लिए और इसके खपत में भी बढ़ोतरी करने के लिए ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट किया गया था। और इसका यानी संबंध है दुग्ध आपूर्ति से। बेहद आसान सा क्वेश्चन था ये, बेहद आसान सा क्वेश्चन था। आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। तो जो इसमें मनोरंजन कर है दोस्तों, ध्यान देंगे मनोरंजन कर को राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, अगला आएंगे भूमि विकास बैंक। अगला क्वेश्चन है भूमि विकास बैंक के संदर्भ में कौन सा सत्य है, यानी सत्य कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है भूमि विकास बैंक के बारे में। कह रहा है कि लघु उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध कराना इनका काम है। सेकंड कह रहा है कि दीर्घकालिक ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना। तो बिल्कुल सही दोस्तों। एक्चुअली थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को करने का आसान तरीका क्या है। देखिए भूमि विकास बैंक को भूमि बंधक बैंक भी कहते हैं। ध्यान देंगे भूमि विकास बैंक को भूमि बंधक बैंक भी कहते हैं। अब ऐसे में भूमि बंधक बैंक का मतलब क्या निकल गया, भूमि बंधक यानी भूमि को जो बंधक धरे, यानी एक बॉन्ड के टाइप तौर पे
आपकी परिसंपत्ति को धर लेती है। और भूमि विकास बैंक क्या करती है कि उसके 50% हिस्से को आपको लोन दे देती है। आपकी जितनी परिसंपत्ति को वो बॉन्ड के दर पे धरती है, उसकी 50% हिस्से को आपको वो देती है और कर्ज के तौर पे, ऋण के तौर पे। तो यानी दीर्घकालीन ऋण देगा कौन? आप खुद सोचिए ना, जो आपकी परिसंपत्ति को अपने पास रख लिया है, भैया तुम लेके जाओ। क्यों तुम लेके जाओ लंबे समय के लिए? मेरा रुपया लेके भाग नहीं पाओगे, तुम्हारा तो और प्रॉपर्टी मेरे पास है। तो दीर्घकालिक ऋणों की जो कृषकों को उपलब्ध कराना, यह है भूमि विकास बैंक का कार्य। आप लोग एक बार भूमि विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, इसको जरूर देख लेंगे। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन इस क्वेश्चन को, भूमि विकास बैंक की स्थापना कब हुई है, इसको पूछा जा चुका है। दोस्तों एक मेरी बात घटना चक्र पढ़ते समय हमेशा याद रखेंगे कि आप लोग आरएएस का और एमपीपीसीएस का ये दो क्वेश्चन बहुत अच्छे से फोकस करेंगे, बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। आजकल पीसीएस क्या कर रही है, आरएएस और एमपीपीसीएस के क्वेश्चंस को उठा रही है। पिछले दिनों में भी उठा रही है, बट आजकल मेरे को लगता है कि ट्रेंड बढ़ गया है। 13वें नंबर क्वेश्चन पे आइए। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था कि भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में, आरबीआई के बारे में कौन सा सत्य नहीं है। आप सीधा ऑप्शन नंबर डी को फोकस करिए। ऑप्शन नंबर डी को जब आप फोकस करेंगे 13वें नंबर क्वेश्चन पे, तो लिख रहा है कि आरबीआई 1 रुपए की नोट निर्गमित करता है। भैया आरबीआई की औकात इतनी छोटी तुम लगा लिए कि आरबीआई 1 रुपए की नोट निर्गमित करेगा? नहीं, 1 रुपए का नोट भारत सरकार द्वारा, जो वित्त मंत्रालय है, सॉरी जो भारत सरकार है उसके द्वारा निर्गमित किया जाता है। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये काम है। छोटा मोटा कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। और इसमें सिग्नेचर किसका होता है? जो वित्त सचिव होता है। ध्यान देंगे, इसमें सिग्नेचर किसका होता है? वित्त सचिव का। तो आपको 1 रुपए के नोट पे सिग्नेचर करता है तो भैया उसके लिए वित्त सचिव होना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि 1 रुपए के नोट पे सिग्नेचर कौन करेगी? वित्त सचिव करेगा, चाहे वो करेगी या करेगा। बाकी 3 फैक्ट बेहद इंपॉर्टेंट है। जो आरबीआई की स्थापना का सुझाव दिया था वो हिल्टन यंग आयोग ने दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सेपरेट क्वेश्चन भी बन के आ सकता है। रिजर्व बैंक का गठन कब किया गया? तो 1 अप्रैल 1935 को किया गया। 1 अप्रैल 1935 को किया गया। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट जो इसमें है कि आरबीआई बैंकों के बैंकर के रूप में और सरकारी बैंकर के रूप में कार्य करती है, ठीक है? यानी गवर्नमेंट को भी अगर लोन चाहिए होता है तो आरबीआई उसकी भी बंदोबस्त करती है। जैसे देखेंगे कि जो गवर्नमेंट प्रतिभूतियां होती हैं उनको बॉन्ड पे धर के बैंकों से और लोन ले लेती है, तो इसी के लिए रीजन कहा जाता है कि ये सरकारी बैंकर भी है। आगे आते हैं 14th नंबर क्वेश्चन। 14th नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे कि और काफी विवाद भी रहा है, मतलब क्वेश्चन को लेके नहीं, इनकी जो संकल्पना थी, जो इनकी थियरी थी, उनके ऊपर काफी विवाद रहा है। प्रोफेसर राजकृष्ण, ध्यान देंगे, प्रोफेसर राजकृष्ण की ये संकल्पना है। एक्चुअली हुआ क्या था दोस्तों, थोड़ा ध्यान देंगे कि 1950, 60, 70 का दशक देखेंगे तो भारत की जो ग्रोथ रेट है वो बहुत धीमे थी। 3.2 यही भारत की ग्रोथ रेट थी जीडीपी की। ऐसे में इसको इन्होंने क्या कर दिया, प्रोफेसर राजकृष्ण ने इसको बोल दिया भैया ये हिंदू ग्रोथ रेट है। रीजन क्या था? इनके कहने का मतलब था कि जो हिंदू लोग होते हैं बेसिकली थोड़ा सा कम खर्चीले होते हैं, थोड़ा मांस वगैरह ये सब फलना ढिमका, मतलब कई सारे रीजंस थे। हालांकि इसका बाद में थोड़ा सा जाके धार्मिक व्याख्या कर दिया गया, बट वो एक अलग का मुद्दा है। आप बस इतना याद रखेंगे कि हिंदू वृद्धि दर का संबंध जो है वो एक तो जीडीपी से है, दूसरी बात दिया किसने था? तो वो दिया था प्रोफेसर राजकृष्ण ने दिया था। 15th नंबर क्वेश्चन पे है दोस्तों। 15th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में, सॉरी वर्तमान में भारत की जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का? आप देखेंगे कम से कम यूपीपीसीएस 5 से 7 बार ये क्वेश्चन पूछ चुकी है। पता नहीं उसको क्या मजा आता है कंट्रीब्यूशन पूछने में। आप देखेंगे 16% के अराउंड इस वक्त एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है, 50% प्लस का कंट्रीब्यूशन है सर्विस एरिया का। सर्विस एरिया का कंट्रीब्यूशन 50% प्लस चल रहा है इस वक्त। 16th नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग ध्यान से समझेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि मुद्रा नियंत्रण की विधि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा नियंत्रण की विधि नहीं है, यह बताना है। मुद्रास्फीति,
आप दोस्तों थोड़ा सा मुद्रास्फीति का छोटा सा मतलब समझिए। मुद्रास्फीति को केवल आप समझ जाइए महंगाई से, ठीक है। मुद्रास्फीति के को समझ जाइए महंगाई से, यानी महंगाई के नियंत्रण की विधि नहीं है कौन सी, आपको यह बताना है। अब थोड़ा सा इसके बी नंबर ऑप्शन पे आप फोकस करिए। बी नंबर ऑप्शन पे ब्याज को कम करना। अब सोचिए, ये हो गई बैंक, ये बैंक हो गई। बैंक ने क्या किया कि ब्याज को कम कर दिया, यानी जो ब्याज है उसको कम कर दिया। कल को मान को चलो कि भाई 10% ब्याज रहती थी, अब ब्याज कम कर क्या कर दी, 5% कर दी। जब ब्याज कम लेगी बैंक, तो जाहिर सी बात है कि बैंक से लोन लेने वाले लोग क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे। लोग ज्यादा से ज्यादा रुपया क्या करेंगे, बैंक से निकालेंगे, क्योंकि ब्याज बैंक क्या कर रही है, कम ले रही है। अब जब लोग ज्यादा से ज्यादा बैंक से पैसे निकालेंगे, यानी मार्केट में क्या होगी, रुपए की सप्लाई क्या होगी, रुपए की सप्लाई बढ़ जाएगी। मार्केट में रुपए की सप्लाई बढ़ जाएगी तो ये रुपया जाके क्या करेगा, डिमांड को बढ़ा देगा, डिमांड को बढ़ा देगा। ऐसे में क्या होगा कि जब डिमांड बढ़ जाएगी तो मुद्रास्फीति कंट्रोल नहीं होगी, बल्कि मुद्रास्फीति बढ़ने लगेगी। तो मुद्रास्फीति के कंट्रोल का तरीका नहीं है ब्याज को कम करना, इस चीज को ध्यान देंगे। यहां से आगे हम लोग आएंगे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, से भी जिसको हम लोग कहते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, अगला नंबर क्वेश्चन ये हमारा है। तो 12 अप्रैल 1988 को 1988 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना की गई थी, इस चीज को ध्यान देंगे। नीति आयोग की स्थापना कब की गई, तो जाहिर सी बात है मोदी जी आएंगे और नीति आयोग लाएंगे। तो 18वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है, आप ध्यान देंगे कि 14 में तो मोदी जी बर्दाश्त कर लिए, लेकिन जैसे ही 15 की शुरुआत होगी, योजना आयोग खत्म, नीति आयोग की एंट्री, ठीक है। नीति आयोग बहुत चर्चा में रहेगा, चुनाव जब रहेगा तब तक ये चर्चा में रहेगा, क्योंकि राहुल भैया अब क्या बोलेंगे कि हम आएंगे तो नीति आयोग को हटाएंगे, ठीक है। अब देखिए वो कब आती है और कब ये जाते हैं, और जब तक कांग्रेस नहीं आएगी तब तक नीति आयोग का जीवन काल है। जैसे ही कांग्रेस आएगी, मेरे को लगता है कि नीति आयोग की जो समय सीमा है वो समाप्त हो जाएगी। क्या पता कि फिर जब भारतीय जनता पार्टी आए तो पुनः इनका उदय हो। खैर देखिए अब ये कब तक होगा छोड़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि 2 अक्टूबर 1958 को गठित सहकारी संगठन, एक नाम है उसका नफेड। ध्यान देंगे, पहली बात तो नफेड की स्थापना कभी आप यहां से समझ जाइए, 2 अक्टूबर 1958 को, और इसका संबंध किससे है, 19वां नंबर क्वेश्चन आपको यह पूछ रहा है। तो कृषि, यहां पे ध्यान देंगे कि 19वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है कृषि विपणन से संबंधित है, कृषि विपणन से संबंधित है नफेड। 2 अक्टूबर 1958 को इसका गठन किया गया था। यह एक सहकारी संस्था है और इसका संबंध है कृषि विपणन से। आप लोग दोस्तों साथ साथ आंसर देते रहिए। 20वें नंबर क्वेश्चन पे आइए। यहां पे एक कमेटी का सुझाव दिया गया है। एक कमेटी थी जिसने सुझाव दिया था कि बीमा व्यवसाय को उदारीकरण बनाया जाए और निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी अनुमति दी जाए। रीजन क्या था, एक्चुअली हाल देखेंगे कि बीमा एरिया में थोड़ा सा जो इंडियन से कहीं ना कहीं उनका झुकाव तुलनात्मक कम है, जो भारतीय हैं उनका झुकाव कम है। कई सारे रीजन है। जाहिर सी बात है कि आप जब बीमा व्यवसाय का उदारीकरण कर दोगे, यानी लाइसेंस राज को खत्म कर दोगे और निजी कंपनियों यानी प्राइवेट कंपनियों की एंट्री करा दोगे, तो जाहिर सी बात है कि बीमा देने वाले सोर्स बढ़ जाएंगे। सोर्स बढ़ जाएंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा तो बीमा जो पॉलिसीज हैं वो अच्छी अच्छी आने लगेंगी, बहुत अच्छी अच्छी बीमा पॉलिसीज आने लगेंगी। और जो बीमा पॉलिसीज अच्छी अच्छी आने लगेंगी तो लोग बीमा कराना स्टार्ट भी कर देंगे। तो कई सारे इसकी बेनिफिट्स हैं। सीधे आते हैं कि इसको ही सुझाव किसने दिया था, तो जिसने सुझाव दिया था उनका नाम है मल्होत्रा समिति। 21वां नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पे संबंधित है, मेंस के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कह रहा है कि अनाज की कीमत बढ़ा दिया जाकर, सपोज
कि जो सार्वजनिक वित्तीय वितरण प्रणाली है, जो पीडीएस है, अगर वहाँ पे हम लोग क्या कर दें कि अनाज की कीमत जो रुपया है उसको बढ़ा दें, तो इसका टारगेट क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब सपोज करें कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा था, अब कह रहा है कि इस योजना से लाभ कमाना। ध्यान देंगे, गवर्नमेंट क्या अपने लोग से लाभ कमाने के लिए काम करेगी? वो भी पीडीएस का लाभ कौन लेता है? बीपीएल वाले लेते हैं, गांव के जो गरीब लोग हैं वो लाभ लेते हैं। क्या गरीबों से लाभ लेने का काम सरकार करेगी? नहीं, एकदम नहीं करेगी। तो यानी आप सीधा इसको काट दीजिए, कॉमन सेंस लगाइए, काट दीजिए। किसानों को, डी ऑप्शन फोकस करिए, करा किसानों को आकर्षक कीमत मिले। क्या भैया ये क्या बोल रहे हो? जाहिर सी बात है ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझाते हैं। देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अगर आप कीमत को बढ़ा देंगे तो उसको किसानों को क्या मिलना है? किसानों को यार, तो आप पहले ही बोल रहे हो कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पे खरीदेंगे। आप एमएसपी जितना रखोगे किसान को उतना ही मिलेगा। आपके पीडीएस की वैल्यू बढ़ा देने से किसानों पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, एकदम नहीं पड़ेगा। तो यानी किसान का तो कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, आगे आ जाइए। सी नंबर क्वेश्चन है, कर अनाज के उपयोग को नियंत्रित किया जा सके। अब बताइए, अनाज के उपयोग को नियंत्रित किया जा सके, मतलब इसका मतलब क्या है कि अनाज के उपयोग को नियंत्रित करने का मतलब है कि आप खाना ही नहीं दोगे किसी को। जाहिर सी बात है कि आप अगर पीडीएस के प्राइस को बढ़ा दे रहे हो, रुपए को बढ़ा दे रहे हो, तो जाहिर बात है जब रुपए बढ़ा दोगे तो जिसकी उसको खरीदने की क्षमता है वो तो खरीद लेगा, पर जिसको नहीं खरीदने की वो क्षमता है वो नहीं खरीदेगा, यानी वो भूखा सोएगा। अब भारत सरकार क्या अनाज का उपयोग ऐसे नियंत्रित करेगी? तो ऑप्शन सीधा है, ऐसा नहीं कर सकती है। तो बचा क्या? बचा ऑप्शन नंबर बी, और यही सही है। इस योजना में निहित उपदान का भाग, उपदान का मतलब होता है सब्सिडी। गवर्नमेंट का टारगेट क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट कई सारे एरिया में सामाजिक आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए क्या होता है कि सब्सिडी देती है, ताकि संबंधित योजनाओं का लाभ, संबंधित वस्तुओं का लाभ जो निचले तबके के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, उनको भी मिल सके। तो सब्सिडी का भार कम करना गवर्नमेंट का टारगेट होगा। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, ये उसका उद्देश्य था। इस चीज को ध्यान देंगे। आगे कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पर ज्यादा पड़ा? ध्यान देंगे, 60 के दशक में हम लोगों ने हरित क्रांति, जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, आज का हरियाणा है और आज का पंजाब है, वहां पे सक्सेस हुआ। हालांकि जो हरित क्रांति है वो केवल कुछ ही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए सक्सेस हुआ है, जैसे गेहूं, धान, ईटीसी। ठीक है, बस इसके लिए। तो सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए हरित क्रांति सक्सेस नहीं हुई है, केवल 2 के लिए। अब थोड़ा सा बात आते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सर्वाधिक, तो मैक्सिमम बेनिफिट हुआ है गेहूं को। अब आप हमको बताइए कि भारत में किसे हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और विश्व में किसे हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? ये दोनों क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग ध्यान देंगे। 24 नंबर क्वेश्चन को आइए दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को स्वरोजगार प्रदान करना था, कब शुरू की गई? दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए। हम लोग समय के साथ जो भी हमारे टेस्ट हैं कोशिश करेंगे कि आपसे शेयर कर दें, जो दोस्त ताकि नहीं भी पेड कर सकते हैं वो भी इसका फायदा उठा सके। हालांकि दोस्तों ध्यान देंगे कि टेस्ट देने का अपना मजा होता है, वो एक अलग की चीज है। आप लोग कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से जुड़िए, पर हम लोग फिर भी लास्ट के मोमेंट में ये सारी वीडियोस जो हमारी प्राइवेट होगी उन सबको पब्लिक कर देंगे, ताकि लास्ट के ड्यूरेशन में सबको इसका फायदा मिल सके। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, पहले तो इसका उद्देश्य क्वेश्चन में ही बता दे रहा है कि ग्रामीण परिवारों को स्वरोजगार प्रदान करना था।
तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का टारगेट क्या है, ये क्वेश्चन बता दे रहा है। देखिए उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन में पता चल जा रहा है। अब बात आती है शुरू कब की गई, तो इसको शुरू की गई थी गांधी जयंती पे 1980 में। इसको शुरू की गई थी गांधी जयंती पे 1980 में। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, शिवरामन समिति, एक समिति का नाम है शिवरामन समिति। करा निम्नलिखित में से किस इंस्टीट्यूशन का निर्माण किया है कि समिति के आधार पर की गई थी, शिवरामन समिति के आधार पर की गई थी, तो ध्यान देंगे नाबार्ड। फिर यहां पे होमवर्क आप लोग लिखिए कि नाबार्ड की स्थापना, नाबार्ड की स्थापना कब की गई और इसका मुख्यालय कहां है। मिनी टेस्ट में हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ाए हुए भी हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। अगला है कि भारत में भविष्य निधि है। अगला क्वेश्चन है भारत में भविष्य निधि है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, भविष्य निधि क्या होती है कि संविदा आधारित बचत होती है। आप थोड़ा सा काटिए, भविष्य निधि का मतलब आप समझ जाइए। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि फलनवा रिटायर हुआ है तो उसको इतना रुपया मिला है, एक्चुअली वो कुछ नहीं होता है, पीएफ होता है। ठीक है, पीएफ ये होता है कि गवर्नमेंट आपके तनख्वाह का एक हिस्सा क्या करती है कि अपने पास सेफ रखती है और उसमें कुछ रुपए ऐड करती जाती है और उसकी ब्याज के साथ आपको लास्ट में भुगतान कर देती है। तो ये है संविदा आधारित बचत, यानी वो स्वैच्छिक बचत नहीं है आपकी, वो स्वैच्छिक रूप से आप नहीं बचा रहे हैं। ठीक है, वो नियोक्ता की बचत नहीं है, अवशेष भी बचत नहीं है, वो संविदा आधारित बचत है। 27 नंबर क्वेश्चन को आते हैं दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन है, फिर एक समिति पे बेस्ड है, मीरा सेठ समिति। ध्यान देंगे, मीरा सेठ समिति कह रहा है कि मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था। आपको बताना है कि मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था। तो इसका संबंध था हथकरघा के विकास के, हथकरघा के विकास की मीरा सेठ समिति का जो संबंध था वो हथकरघा विकास से था। पीली क्रांति, तो जाहिर सी बात है, आप देखिए इसमें पीला कौन है, मछली का उत्पादन तो नीला होता है, यानी नीली क्रांति होती है। दुग्ध का उत्पादन तो अभी लोग पढ़ ही लिए हैं, श्वेत क्रांति होती है। खाद्यान्न का उत्पादन अभी हम लोग जस्ट पढ़े ही हैं, हरित क्रांति होती है, यानी बचा क्या, तिलहन उत्पादन। राष्ट्रीय आय के बारे में क्वेश्चन है दोस्तों, 29 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय का। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग पढ़िए। देखिए राष्ट्रीय आय का डिफिनीशन ही लिख दिया ऑप्शन नंबर ए में। राष्ट्रीय आय क्या होता है, साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ध्यान देंगे, राष्ट्रीय आय क्या होता है, साधन लागत पर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है वो होता है राष्ट्रीय आय। यही राष्ट्रीय आय की डिफिनीशन भी है, साधन लागत पर। ध्यान देंगे, बाजार मूल्य पे नहीं, साधन लागत पर। ठीक है, तो साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है वो होती है राष्ट्रीय आय। अगला है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ। आपको बताना है इसका सही आंसर। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, उदारीकरण का मतलब होता है कि पॉलिसी में ढील देना, पॉलिसी में ढील देना। तो 1990 के बाद देखेंगे कि जो भारत की गवर्नमेंट थी, जिसमें हम लोग देखेंगे उस टाइम के जो वित्त मंत्री थे वो मनमोहन सिंह थे, उन्होंने लाइसेंसिंग नीति में बदलाव किया, यानी लाइसेंस प्राप्त करना आसान कर दिया। ध्यान देंगे कि इस ड्यूरेशन में केवल कुछ बड़े उद्योगों, जैसे 18 जो बहुत इंपॉर्टेंट उद्योग थे जिनका गवर्नमेंट के हाथ में रहना बहुत जरूरी था, उन्हीं को छोड़कर सारे उद्योगों को उन्होंने प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, यानी प्राइवेट लाइसेंसिंग दी कि वो चाहिए तो लाइसेंस की पॉलिसी बहुत धीमे की ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़े। ठीक है, यानी लाइसेंस पॉलिसी को ढील दी, लाइसेंस पॉलिसी में ढील दिया गया, यही है उदारीकरण। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। यह क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 बार पीसेस दे चुकी है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि, आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है, बताना है क्या है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप जो है दोस्तों, वो प्रति व्यक्ति उत्पाद होता है। ध्यान देंगे, प्रति व्यक्ति उत्पाद होता है। टाइम कम लगे दोस्तों, इसलिए सीधा हम लोग आंसर पे ही टिक कर रहे हैं। आप लोग पूरा टाइम दिया जा रहा है सोचने के लिए। आप विद इन 30 सेकंड में जरूर कोशिश करिए कि आंसर तक पहुंचिए। जो कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन है, देखिए हम लोग बहुत अच्छे से कोशिश करें कि उसको समझा सके।
32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? राष्ट्रीय आय की गणना, तो वैज्ञानिक दृष्टि से सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की जो गणना है उसको किया था डॉक्टर VKRV राव ने। ध्यान देंगे, वैज्ञानिक दृष्टि से जो गणना किया था वो VKRV राव ने किया था, और जो प्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किया था वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। लिख लेते हैं, नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने किया था, और इन्होंने 20 रुपए 20 रुपए आय की गणना बताई थी कि पर कैपिटा जो थी भारत की, जो प्रति व्यक्ति आय थी वो थी कितनी? 20 रुपए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तैतीस नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में राष्ट्रीय आय का प्राक्कलन किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राक्कलन किया जाता है, आपको बताना है कि किसके द्वारा। तो ध्यान देंगे, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का प्राक्कलन किया जाता है। तो दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान देते रहेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग फोकस करिए। थोड़ा 33 नंबर क्वेश्चन की एक बात ध्यान दीजिए कि जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय है, पहले देखिए दो चीज पहले समझ लीजिए, एक CSO को समझिए कुछ समझने से पहले, और एक NSSO को समझिए। NSSO, इन दोनों चीज को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। NSSO को समझिए, ध्यान दीजिए कि जो CSO का काम था वो था राष्ट्रीय आय का गणना करना, ठीक है, और दूसरा जो NSSO का काम था वो था गरीबी और बेरोजगारी से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करना। ध्यान से समझाइए, इसका काम था नेशनल इनकम की गणना करना, राष्ट्रीय आय की गणना करना, और NSSO का क्या काम था? गरीबी, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की गणना करना, यानी डाटा तैयार करना। तो बाद में क्या किया गया है, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, और इन दोनों को मर्ज करके NSO बना दिया गया है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, तो CSO और NSSO को मर्ज करके अब बना दिया गया है NSO। इस चीज को ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। 34 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय मापने का निम्नलिखित में से कौन सा सही आधार वर्ष है? तो आधार वर्ष अब बदल के कितना हो गया है? 2011-12। पहले कितना था? 2005-6 था। अब कितना है? 2011-12 है दोस्तों। ध्यान देंगे, आधार वर्ष पे क्वेश्चन बनते रहे, कई बार क्वेश्चन यूपीपीसीएस आधार वर्ष पे क्वेश्चन दी हुई है। 35 नंबर क्वेश्चन को देखिए, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा? 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ध्यान देंगे, योजना आयोग के द्वारा अगर किया जाता तो अब तो इसकी जगह वित्त आयोग हो जाता, क्या हो जाता? देखिए, तो योजना आयोग तो नहीं है, ठीक है, योजना आयोग क्या है? नहीं है, वित्त मंत्रालय द्वारा इसका सही आंसर है 35 है कि भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो ईयरली वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। एक्चुअली होता क्या है आर्थिक सर्वेक्षण में कि पिछले साल का परफॉर्मेंस होता है, पिछले साल का जो हमारी इकोनॉमी का परफॉर्मेंस होता है उसका यहाँ पे एक स्टडी किया गया रहता है इस आर्थिक सर्वेक्षण में। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष सर्वाधिक आर्थिक समृद्धि दर्ज की? सर्वाधिक आर्थिक समृद्धि प्राप्त की थी। 36 नंबर क्वेश्चन है, तो ध्यान देंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था की सर्वाधिक समृद्धि 2006-7 में थी। ध्यान देंगे, 2006-7 में थी। इस टाइम कितनी थी? तो 9.6% थी। इसके बाद से 9.4% रही है, ठीक है, यानी 9.6 इधर हाल के दिनों में फिर कभी नहीं पाएगी। तो सर्वाधिक समृद्धि 9.6 थी, क्योंकि जीडीपी खूब हल्ला हुआ है। क्या पता ये क्वेश्चन फिर से बन के आ जाए। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सतत विकास का आधार है, क्या आधार है आपको बताना है। तो सतत विकास का आधार है दोस्तों पर्यावरणीय दृष्टिकोण, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नहीं। समझिए सतत विकास क्या है।
कि आप प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार दोहन करें कि भविष्य की जरूरतों के लिए वो पर्याप्त बचे रहे। हिंदी में सीधा 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 समझिए, यानी आप प्राकृतिक संसाधनों का थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से यूज करिए। ऐसा नहीं कि अंधानुकरण उसका यूज करिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए वो बचा ही ना रहे। तो यानी पहली बात तो ये प्राकृतिक सतत सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये प्राकृतिक संसाधनों से रिलेटेड है, प्राकृतिक संसाधनों से रिलेटेड है। दूसरा, पर्यावरण दृष्टिकोण को फोकस करता है। 36 नंबर क्वेश्चन आइए, मानव पूंजी में बढ़ता हुआ निवेश अग्रसरित करता है किस चीज को? ऑप्शन नंबर डी को, सबको। कैसे? समझिए। अगर सोचिए कि एक मानव पूंजी है, सपोज ये निशांत है, अगर मेरे ऊपर इन्वेस्टमेंट किया गया और हमको एक पूंजी के तौर पे तैयार करने की कोशिश की गई तो क्या होगी? मेरी उत्पादकता में, मेरी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी जो मेरी क्षमता है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, सपोज आप इसको और अच्छे से समझिए कि सपोज एक लैंड है, एक लैंड है, आप इसमें क्या कर रहे हैं कि 5 रुपया पर हेक्टेयर खर्च कर रहे हैं तो आपको 1 क्विंटल के करीब में उत्पादन हो रही है। बट जैसे ही आप इसमें 10 रुपये खर्च कर रहे हैं, आप अच्छे उर्वरक को मिला रहे हैं, जो बड़े रुपए हैं उससे सिंचाई की नियमित व्यवस्था कर रहे हैं, जो और भी हम लोग कह सकते हैं कि घास फूस है उनसे रिलेटेड जो रसायन होते हैं उनका यूज कर रहे हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो देखेंगे कि रुपए जब आप उसमें ज़्यादा लगा दिए तो खेत की प्रोडक्टिविटी बढ़ के कितनी हो जाएगी? 2 क्विंटल। इसका मतलब क्या है कि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो प्रोडक्टिविटी में वृद्धि होती है, उत्पादकता में वृद्धि होती है। जाहिर सी बात है, उत्पादकता में, निशांत की उत्पादकता में अगर वृद्धि हो रही है तो क्यों हो रही है? निशांत की उत्पादकता में इन्वेस्टमेंट कर देंगे अगर घर वाले इनके ऊपर, तो इनकी उत्पादकता में वृद्धि क्यों होगी? क्योंकि इनकी जो स्किल है उसमें वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अगर निशांत के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो क्या पता कि निशांत कल को IITian हो जाए, और जब निशांत IITian हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है इनकी उत्पादकता क्या हो जाएगी? इनकी स्किल बढ़ जाएगी और 1 करोड़ रुपए इनकी पैकेज रहेगी। और अगर IITian की जगह पे ITIN हो गए तो जाहिर सी बात है 20,000 रुपये इनकी पैकेज हो जाएगी। तो आप समझ गए ना कितनी डिफरेंस है स्किल का। तो यानी स्किल डेवलपमेंट जब हो जाएगा तो उत्पादकता में भी वृद्धि हो जाएगी। और संसाधनों का समुचित प्रयोग, आप देखिए स्किल डेवलपमेंट अगर हो जाएगा तो आप संसाधनों, जो हमारे पास मौजूदा संसाधन है उसका बेहतरीन उपयोग हो पाएगा, जिससे क्या होगा? कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, इकोनॉमी के लिए, सोसाइटी के लिए, सबके लिए वो बेहतर होगा। तो यानी हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। मानव पूंजी में अगर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे तो ऊपर का तीनों लिखा अग्रसरित होगा। अगला कह रहे कि भारतीय समृद्धि के लिए आवश्यक है। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिए, भारतीय समृद्धि के लिए आवश्यक है, थोड़ा इसको समझिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास। आप सोचिए, भारतीय समृद्धि के लिए अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास क्यों जरूरी है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की वृद्धि करते हैं तो जो क्रियाकलाप है, जो मानवीय क्रियाकलाप है, उनको सहयोगी जो मानवीय गतिविधियां हैं उनमें वृद्धि होंगी, चाहे वो इकोनॉमिक गतिविधियां हो, चाहे वो राजनीतिक गतिविधियां हो। ठीक है, तो जब इकोनॉमिक गतिविधियों में वृद्धि हो जाएगी अधोसंरचना के निर्माण के द्वारा, तो रिजल्ट क्या होगा कि भारतीय समृद्धि, जो अर्थव्यवस्था है उसकी समृद्धि होगी। सेकेंड, एग्रीकल्चर का आप अगर पुनरुद्धार कर देते हैं, यानी आप कोशिश करते हैं कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़े, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो किसानों का उद्धार होगा, किसानों का उद्धार होगा तो वो क्या करेंगे कि जो मार्केट है, मार्केट को बढ़ाने में योगदान करेंगे। तो यानी कृषि के पुनरुद्धार से क्या होगा कि भारतीय समृद्धि, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी समृद्धि सुनिश्चित होगी। अगला देखिए, सामाजिक सेवाओं का अधिक उपलब्धता। सामाजिक सेवाओं का मतलब क्या हो गया? स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए। ठीक है, इन सब चीजों को अगर आप उपलब्धता बढ़ा देंगे, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स की संख्या में वृद्धि होगी तो जो मानव है वो मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल तैयार होगा। अगर मानव पूंजी तैयार होगा तो फलतः भारतीय समृद्धि में वृद्धि होगी। आ जाइए 40 नंबर क्वेश्चन पे। 40 नंबर क्वेश्चन पे आप आएंगे तो निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीनतम अध्याय जोड़ा गया?
तो किस में जोड़ा गया था? तो सन 2011-12 के सन 2011-12 के जो आर्थिक सर्वेक्षण था उसमें। 41 नंबर क्वेश्चन लीजिए, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस प्रकार की जोत का है? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो सीमांत प्रकार की जोतों का है। भारत में 67% से अधिक जो जोतें हैं वो सीमांत प्रकार की हैं। सीमांत प्रकार की हैं मतलब 1 हेक्टेयर से कम की जोतें हैं। तो आप लोग इस तरह से देख सकते हैं। लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो जो लाल लाल दिखेगा तो कैसे दिखेगा? टमाटर के लिए टमाटर लाल होता है, तो बिल्कुल टमाटर लाल होता है तो टमाटर से होगा। मांस भी लाल होता है तो मांस से भी होगा। तिलहन पीला होता है अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। दूध सफेद होता है अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। सीमांत जोत कितना होता है? अभी जस्ट हम लोग बोल दिए हैं, 1 हेक्टेयर से कम होता है। अगला कह रहा है कि भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए कौन प्रभावी कारण है? मतलब बताना है कि भारत में धीमी कृषि का डेवलपमेंट हो रहा है, धीमी कृषि विकास हो रही है, इसके लिए क्या प्रभावी कारण है? तो ध्यान देंगे दोस्तों, इसका जो प्रभावी कारण है वो है ग्रामीण निर्धनता। ग्रामीण निर्धनता। जाहिर सी बात है कि एग्रीकल्चर से जुड़ा कौन है? शहरी लोग जुड़े हैं या ग्रामीण लोग जुड़े हैं? ग्रामीण जुड़े हैं। तो जब ग्रामीण निर्धनता का मतलब क्या हो गया? ठीक है, कुशल श्रमिक क्या करेंगे यार? कुशल श्रमिक तो अब कृषि के विकास के लिए पॉजिटिव चीज है। ठीक है, शहरी एरिया से इनका संबंध है ही नहीं और ये पॉजिटिव चीज है। और आपको बोल रहा है कि विकास की गति के लिए, भारत में धीमी विकास की गति के लिए, यानी निगेटिव टाइप का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण निर्धनता। जाहिर सी बात है निर्धनता रहेगी तो एग्रीकल्चर में क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी कम होगी और केवल पारंपरिक फसलों को इनका उत्पादन भी करेंगे। ये भी एक निगेटिव पॉइंट है। 45 नंबर क्वेश्चन, भारत की काली मिट्टी का उत्पादन के लिए प्रयुक्त है? तो कपास के लिए। काली मिट्टी को एक और नाम से जाना जाता है, आप हमको बताइए होमवर्क के तौर पे। रेगुर मिट्टी बोला जाता है उसको। ठीक है, काली मिट्टी के जो एरिया है एक बार उनको आप लोग जरूर गूगल मैप पे देख लीजिएगा, जो काली मिट्टी के एरिया है। अगला कह रहा है कि आजादी के उपरांत भारत के सकल राष्ट्रीय आय में जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, उसका कंट्रीब्यूशन डाउन होता जा रहा है। कंट्रीब्यूशन डाउन होता जा रहा है। एग्रीकल्चर के हिस्से का, यानी एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन गिरने का मतलब क्या है? आप क्वेश्चन तो डायरेक्टली है कि क्या हो रहा है, तो निरंतर कम हो रहा है। आप देखेंगे कि आजादी के टाइम में देश की एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन हमको लगता है 70% प्लस था। आप जब एलपीजी अपनाए हैं तो भी इसकी कंट्रीब्यूशन 45% प्लस थी। वर्तमान में 16% के करीब में अभी हम लोग पढ़े हैं। यानी समय के साथ क्या है? एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन घट रहा है, योगदान घट रहा है, तो निरंतर कम हो रहा है। 47 नंबर क्वेश्चन, भारत में काफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो भारत के काफी उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वो है कर्नाटक। जो सेकेंड पे है वो है केरल। जो थर्ड पे है वो है तमिलनाडु। तो ये ऊपर नीचे 1 2 3। 48 नंबर क्वेश्चन, भारत में कृषि आय कर लगाया जाता है? तो कृषि आय कर राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी एग्रीकल्चर किसान मूवमेंट चल रहे हैं और ये कृषि आयकर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कीवर्ड्स हैं, ये फिर से चर्चा में आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं, एग्रीकल्चर में नियोजित हैं। ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक परसेंट कर्मचारी जो हैं वो एग्रीकल्चर में नियोजित हैं। ये कौन कहता है? मैं नहीं कह रहा हूं, 2011 की जनगणना कह रही है। और ये जनगणना कहती है कि ऐसे कितने लोग हैं? 59% लोग हैं। 50वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है? तो ध्यान देंगे दोस्तों, झींगा चूंकि गुलाबी होता है तो गुलाबी क्रांति से इसका संबंध है। तो इस तरह से हो गया 50 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में पूरी कोशिश की जाएगी कि सेकेंड पार्ट में आपको ये पूरी क्लास खत्म करी जाए। धन्यवाद दोस्तों।